नमस्कार। मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही स्कूल की किताबें याद आ जाती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कहानी हमने पढ़ी वो शायद अधूरी है। आज हम बात करेंगे 331 सालों के एक ऐसे लगातार संघर्ष की, एक ऐसे महान भारतीय प्रतिरोध की जो मुगल शासन के खिलाफ हमेशा चलता रहा। तो चलिए इस पूरी बात को ना एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत में मुगल शासन कभी भी वाकई में सिक्योर था? पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगता है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि मुगलों के आने से पहले भारत कैसा था। फिर बात होगी पहली बड़ी टक्कर की। इसके बाद हम साम्राज्य के पीक पर भी जो रेजिस्टेंस चल रहा था उसे जानेंगे। और फिर आएगा औरंगजेब का दौर, जब हर मोर्चे पर जंग छिड़ी हुई थी। देखेंगे कि पावर शिफ्ट कैसे हुआ और आखिर में इतिहास को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है एक खंडित भूमि। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बाबर यहां आया तो भारत था कैसा। देखिए, वो एक बहुत शक्तिशाली देश था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से बटा हुआ था। अब देखिए, उस समय का भारत कोई एक सिंगल पावर नहीं था। ये कई शक्तियों का एक, कह सकते हैं, कलेक्शन था। दिल्ली सल्तनत तो कमजोर हो रही थी, पर मेवाड़ और मारवाड़ की राजपूत कॉन्फेडरेसीज बहुत मजबूत थीं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का दबदबा था और उत्तर में अफगान लोधी वंश का। और बस यही जो बिखराव था ना, यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसने एक बाहरी हमलावर के लिए दरवाजा खोल दिया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पहली बड़ी टक्कर। देखिए, पानीपत की लड़ाई तो सब जानते हैं, लेकिन असली सामना तो उसके बाद हुआ, जब एक यूनाइटेड भारतीय मोर्चे ने बाबर की सेना को सीधी चुनौती दी। ये मुगलों और एक संगठित भारतीय शक्ति के बीच पहली, आप कह सकते हैं, डायरेक्ट फाइट थी। ये बैटलफील्ड की पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ राणा सांगा की विशाल सेना, पारंपरिक युद्ध कला में माहिर। दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी सेना, लेकिन उसके पास एक गेम चेंजर था, तोपें और बंदूकें। सोचिए, ऑर्गेनाइज्ड फायर पावर का ऐसा इस्तेमाल भारत में पहले कभी नहीं देखा था। तो बस ये था टर्निंग पॉइंट। विदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने देसी ताकत को मात दे दी। इस एक लड़ाई ने न सिर्फ राजपूतों की कमर तोड़ दी, बल्कि भारत में मुगल सत्ता की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। ये इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, अकबर का दौर, जिसे मुगल साम्राज्य का गोल्डन एज भी कहा जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध खत्म हो गया था। नहीं, बल्कि वो तो और इवॉल्व हो रहा था और लगातार चल रहा था। और इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा हथियार क्या था? गुरिल्ला युद्ध। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप एक बड़ी सेना पर अचानक हमला करते हैं, एम्बुश करते हैं, सैबोटाज करते हैं और फिर तेजी से गायब हो जाते हैं। महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने इसी रणनीति को अपनाकर मुगलों को परेशान कर रखा था। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल कौन है? महाराणा प्रताप। सोचिए, 1568 में चित्तौड़गढ़ का किला हाथ से निकल गया एक भयानक घेराबंदी के बाद। फिर हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। दशकों तक जंगलों से अपना संघर्ष जारी रखा, पर झुके नहीं। और नतीजा ये हुआ कि अपनी मृत्यु तक उन्होंने मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस आज़ाद करा लिया था। सच तो यह है कि अकबर कभी भी मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर पाया। अब देखिए, अकबर की स्ट्रैटेजी क्या थी। वो एक दोहरी चाल चल रहा था। एक तरफ उसने राजपूत राजाओं को जागीरें दी, उन्हें अपनी सेना में शामिल किया और गठबंधन बनाए। और दूसरी तरफ जिसने भी झुकने से मना किया, जैसे कि मेवाड़, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। चित्तौड़गढ़ का नरसंहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब साफ था, डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी ने कई राजपूतों को तो मुगल साइड पर ला दिया, पर बाकियों को हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने इन दरारों को और भी चौड़ा कर दिया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत का हुक्म दिया गया। बुंदेलखंड में विद्रोह शुरू हो गए। शाहजहां ने राजपूतों की जमीनें छीनना शुरू कर दिया और कई खास हिंदू केंद्रों में मंदिर तोड़ने के आदेश भी जारी हुए। इन सब घटनाओं ने एक एक करके पुराने गठबंधनों को तोड़ दिया और एक ऐसे बड़े संघर्ष के बीज बो दिए जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को हिलाने वाला था।
और अब हम आते हैं कहानी के चौथे और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से पर। वो दौर जहां ये सारे छोटे बड़े संघर्ष मिलकर एक तूफान बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के शासनकाल की। ये वो समय था जब सुलगते हुए विद्रोह एक विशाल एम्पायर वाइड वॉर में तब्दील हो गए। औरंगजेब की हालत क्या थी, ये टेबल सब कुछ बता देती है। वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। दक्षिण में मराठा लगातार लड़ रहे थे और साम्राज्य का खजाना खाली कर रहे थे। पश्चिम में देखिए, राजपूतों का 30 साल लंबा विद्रोह चल रहा था जिसने मुगल राजपूत अलायंस को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और उत्तर में गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख इतने शक्तिशाली हो गए थे कि पंजाब में मुगल हुकूमत लगभग खत्म हो चुकी थी। 27 साल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 27 साल। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 27 साल दक्कन में मराठों से एक ऐसी लड़ाई में झोंक दिए जिसे वो कभी जीत ही नहीं सका। ये लड़ाई इतनी लंबी और महंगी साबित हुई कि इसने मुगल खजाने को कंगाली के कगार पर ला खड़ा किया। और विडंबना देखिए, औरंगजेब की मौत भी उसी दक्कन में हुई, घर से बहुत दूर। तो अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, द पावर शिफ्ट। औरंगजेब की मौत सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड मुगल पावर के अंत की घोषणा थी और एक नए युग की शुरुआत। साम्राज्य अब बिखर रहा था और उसकी जगह रीजनल पावर्स तेजी से ऊपर आ रही थीं। ये चार्ट इस पावर शिफ्ट को एकदम साफ दिखाता है। देखिए, 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, मुगल पावर अपने पीक पर थी। लेकिन सिर्फ 50 साल बाद 1760 तक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। मराठा भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और मुगल वो बस दिल्ली के आसपास के एक छोटे से इलाके तक सिमट कर रह गए थे। क्या जबरदस्त बदलाव था। तो हकीकत ये बन चुकी थी कि 18वीं सदी के मध्य तक मुगल बादशाह दिल्ली के सिर्फ नाम के रूलर थे, एक तरह से पपेट किंग। असली पावर तो मराठों, सिखों, जाटों और राजपूतों के हाथ में थी। हालत ये हो गई थी कि अक्सर मराठा ही फैसला करते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए, एक न्यू लेंस से देखेंगे। ये आप कह सकते हैं इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। तो वो नया नजरिया क्या है? वो ये है कि ये जो सारे संघर्ष थे, ये धार्मिक से ज्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री थे। ये लड़ाइयां अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपनी सॉवरेनिटी के लिए थीं। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मुगल भारत की जमीन पर कभी भी एक दिन के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाए। वो कभी सिक्योर थे ही नहीं। और अगर इसका कोई सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो वो है 1857 का विद्रोह। जब सारे भारतीय शासक अंग्रेजों के खिलाफ एक हुए तो उन्होंने मुगल बादशाह को क्या बनाया? सिर्फ एक फिगर हेड, एक नाम मात्र का नेता। ये साफ बताता है कि असली पावर तो बहुत पहले ही लोकल शक्तियों के हाथ में जा चुकी थी। मुगल डायनेस्टी का फॉर्मल एंड तो बस एक फॉर्मेलिटी थी जो बाद में पूरी हुई। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर हम इस पूरे दौर को 300 साल के एक छत्र मुगल साम्राज्य के तौर पर न देखें, बल्कि इसे 300 साल के एक नॉन स्टॉप भारतीय रेजिस्टेंस के तौर पर देखें, तो ये भारत की पूरी कहानी को कितना बदल देता है।